हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आज हम डिस्कशन करेंगे 22 अक्टूबर फ्राइडे न्यूज़पेपर 2021 को। क्या कहता है आज का हमारा न्यूज़पेपर, क्या इम्पोर्टेंट है आज के पेपर में, उनमें हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे पहला आर्टिकल फ्रंट पेज पे आपको देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फार्मर्स हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, कि आप सभी को प्रोटेस्ट करने का राइट है, बट कांट ब्लॉक द रोड्स। लेकिन प्रोटेस्ट आप मैदानों में जाके कीजिए, है ना, ग्राउंड पर जाकर के कीजिए। सरकार की योजनाओं के अगेंस्ट में आप अपनी आवाजों को उठाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोड ब्लॉक करके, है ना, चक्का जाम करके, ट्रैफिक को बढ़ा करके आप इस तरीके से इन सारी चीजों को करें। तो ये गलत चीज है, जिसको लेकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अब दोबारा इस चीज को लेकर के आपको समझाइश नहीं दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये हालात हमें 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पीरियड में भी दिखा था, शाहीन बाग दिल्ली के अंदर। और किस तरीके से लोग बाग रोड पर बैठ करके ये सारी चीजों को कर रहे थे, तो वहां के आसपास के जितने लोकल्स, जो ट्रेवल करने वाले जो लोग हैं, जिनको ऑफिस जाने में बहुत तकलीफ होती है, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है, रुक जाता है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उस फेज में। तो उसी चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कि यू हैव टू राइट प्रोटेस्ट, है ना, राइट टू प्रोटेस्ट की बात है तो आप करिए, लेकिन बट कांट द ब्लॉक रोड्स, है ना। ये वाली बातें यहाँ पे की जा रही है। अगले आर्टिकल की तरफ हम देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। तो इसको लेकर के आज एडिटोरियल पेज को भी कवर अप किया गया है, लेकिन फ्रंट पेज में भी यही चीज को कवर अप किया गया है कि कल के दिन, यानी थर्सडे के दिन, कल इंडिया ने क्रॉस कर दिया है 100 करोड़ कोविड 19 वैक्सीन डोसेस को लेकर के। क्लियर। तो इसकी चर्चाएं की जा रही हैं कि भाई कि 9 महीने के अंदर हमने हमारी इंडिजीनियसली वैक्सीन को प्रिपेयर किया। इतने बड़े पैंडमिक से जूझ रहा था पूरा वर्ल्ड, और उसी पैंडमिक के टाइम पीरियड में हमने लोगों के ट्रीटमेंट से लेकर के लोगों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम तक को लेकर के हमने काम किया, और 9 मंथ के अंदर हमने वैक्सीन को प्रिपेयर किया, उसके ट्रायल किए, फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में। देन फिर उसके बाद हमने लोगों को वैक्सीनेट करना शुरू किया। फ्रंट वर्कर्स को हमने सबसे पहले लगाया, फ्रंट डॉक्टर्स को हमने लगाया, जो पुलिस वाले हैं, फ्रंट जो वर्कर हैं, उनको सभी को ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम दिए। उसके बाद में फिर सभी के लिए ओपन कर दिया गया। पहले 45 से 60 साल या 45 साल से ऊपर वालों के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। फिर सेकेंड फेज में इसका 18 से 44 फेज वालों के लिए शुरू किया। अभी रिसेंटली किया है 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन, वो भी कोवैक्सीन के सारे ट्रायल सक्सेसफुली ट्रायल होने के बाद में उसको कंप्लीट कर लिया। तो ये चीजों को लेकर के हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई कि इस बात को लेकर के बहुत खुशी है कि हमने इतने कम दिनों में हमने इतने बड़े अचीवमेंट को किया, जो कि पूरे दुनिया में पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। 130 करोड़ की पॉपुलेशन में हमने 9 महीने के अंदर 100 करोड़ डोजेस को हमने सक्सेसफुली क्या किया है, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात कही गई है। उसके बाद फिर वापस से क्लाइमेट चेंज को लेकर के फिर बातें यहाँ पे आई हैं कि पीएम टू अटेंड द क्लाइमेट मीट इन ग्लासगो। ग्लासगो के अंदर 31 अक्टूबर को स्टार्ट होने जा रहा है। ग्लासगो बोला जाए तो स्कॉटलैंड या फिर यूके भी हम बोल सकते हैं, और वहां पर इस चीज को लेकर के पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इंडियन डेलीगेशन को लीड करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये कहा गया है कि भाई कि मोदी विल द ट्रेवल ग्लासगो ऑन द 31 अक्टूबर एंड अटेंड द यूएन क्लाइमेट चेंज समिट या कॉन्फ्रेंस, जिसको COP26 के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और यहाँ पे देखिए अब अगली लाइन में क्या मेंशन भी किया गया है। यहाँ पे देखिए एक और चीज को मेंशन किया गया है कि यहाँ पे मिस्टर मोदी एंड यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन आर द एक्सपेक्टेड टू दी जॉइंटली लॉन्च वन वर्ल्ड वन सोलर एंड वन ग्रिड को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि मोदी जी का ये कॉन्सेप्ट 2018 में इन्होंने उठाया था, और उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया को वन वर्ल्ड वन
जो सोलार है वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना चाहिए। ये कैसे काम करेगा इसके बारे में हम आगे चर्चाएं करेंगे। क्लियर। इसके बाद में फिर कुछ थोड़े से प्रोजेक्शन इन्होंने बताया कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, एंड एक्सपेक्ट टू द अपडेट्स इट्स द नेशनली डिटरमाइंड जो कमिटमेंट्स हैं एनडीसीज की हम बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट इट्स द एम्बिशंस ऑफ द इंस्टॉल 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय द 2030। अभी हम लगभग कुछ 100 गीगावाट तक पहुंच चुके हैं और यही हमारा लक्ष्य था आजादी के 75वीं सालगिरह को लेकर के, 75th प्लैटिनम जुबली जो सेलिब्रेट की जा रही है, उसमें हमारा ये लक्ष्य था कि हम लगभग 100 गीगावाट एनर्जी तो कम से कम रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ चले, जिसमें भी मेन जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सोलर एनर्जी। क्लियर। इसका इनिशिएटिव कब आया था? तो 2015 में आया था। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर के। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट के अंदर लाया गया था। कोप 21 के नाम से जाना जाता है, जिसको पेरिस के अंदर ऑर्गेनाइज कराया गया। पेरिस किसकी कैपिटल है? तो फ्रांस की कैपिटल है। वहां पे इसको इनिशिएट किया गया। चलिए, अब आप लोगों को इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में राइट नाउ टोटल मेंबर्स कंट्री कितनी है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, और इसके राइट नाउ चेयरपर्सन कौन है। तो ये तीन क्वेश्चन के आंसर्स आपको आज कमेंट बॉक्स के अंदर देने। आगे बात करते हैं। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इंडियन गवर्नमेंट को, ये इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है आर्टिकल में। डू यू वांट टू रिविजिट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है गवर्नमेंट से कि भाई कि आपने जो टारगेट रख रखा है या जो स्लैब आपने रख रखी है कि 8 लाख से कम जिसकी इनकम होगी उस स्लैब के अंदर ईडब्ल्यूएस कोटा दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे क्या है? तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जो आपने सुना होगा 2019 में इस तरीके के कोटे को लाया गया था, और इसमें भी रिजर्वेशन इन द नीट एडमिशंस एंड द मेडिकल कोर्सेज, इसके अंदर इस कोटे को लेकर के बात की गई थी। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई क्या आपने जो अपने टारगेट रखे हैं, आपने अपना जो कोटा सिस्टम रख रखा है, क्या आप उसे फिर से रिविजिट करना चाहते हैं? तो ये चीज को लेकर के यहाँ पे बात की गई। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है, एक्ट ऑन द इलीगल कंस्ट्रक्शन इन काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट बॉडी के तहत, जिसका नाम है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, सीईसी, के द्वारा ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट, बाय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई कि असम के गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना होगा, कोई एक्ट यहाँ पे बनाना होगा, सख्त कानून बनाना होगा, ताकि यहाँ पर होने वाले इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोका जा सके। अब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कहाँ पर हो रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व वाले इलाके में आपको इस तरीके के इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो नेशनल पार्क जैसा नेशनल पार्क रह ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। तो अब काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये बताना है ये असम के अंदर आता है, और ये किस एनिमल्स के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया के में, तो आपको इसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि काजीरंगा वर्ल्ड में जो एनिमल है उसमें से एक इंपॉर्टेंट एनिमल के लिए जाना जाता है, जिसको हम कंजर्वेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए टाइगर लिखा है, इसका मतलब टाइगर नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर कुछ और है, लेकिन अब आपको यही चीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी। क्लियर। चलिए आगे बात हम करते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज टू कीप पीस एंड द स्टेबिलिटी। तो इसको लेकर के यहाँ पे बात चल रही है, और ये कैसी एक्सरसाइज है? तो भाई एक तरीके की नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर का भी इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। और ये जो नेवल एक्सरसाइज है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही है? तो अरेबियन सी ऑफ मुंबई कोस्ट पर इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बिटवीन किसके बीच में हम बात कर रहे हैं? तो इंडिया और यूके के बीच में हर साल ये एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और कौन सी एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं? तो कोंकण एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं। कोंकण नेवल एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है।
आगे बात कर लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा आया है, एक एक्रोनम आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF ने अपनी जो लिस्ट है उसको फिर से रिटेन करते हुए ये कहा कि भाई कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान वापस से आपको रिटेन होता हुआ दिखेगा FATF की कौन सी लिस्ट के अंदर, तो ग्रे लिस्ट के अंदर। दो तरीके की लिस्ट होती है, एक होती है ग्रे लिस्ट और दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। तो यहाँ पे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ब्लैक लिस्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना, और इसे रिलीज किसके द्वारा किया जाता है और FATF क्या है। लेकिन यहाँ पे साथ में आपको एक और चीज और मैं बता दूं कि वहां पे तो रिटेन रखने की बात की है, साथ में ये कहा गया है कि अभी हाल ही में मतलब कल के दिन जब इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया तो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान तो रिटेन रह ही गई, लेकिन तीन कंट्री जिनको और ऐड कर दिया गया है उनमें से पहली कंट्री है जॉर्डन, माली एंड टर्की। तो इन तीन कंट्रीज को कल के दिन शामिल कर लिया गया है FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर। तो आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि हाउ मेनी कंट्रीज आर दी ज्वाइंड, या उनको अभी ज्वाइन किया गया है FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर। अब ये होता क्या है FATF के बारे में हम इसको जानेंगे, है ना। ये एक तरीके से अभी आप शॉर्ट में ऐसा समझ लीजिए कि इलीगल मनी जो होती है, ब्लैक मनी जो होती है, या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जिस तरीके के आपके यहाँ पे काम होते हैं कि भाई ब्लैक को व्हाइट करने का जो काम होता है, या टेरर फाइनेंसिंग जो होती है, यदि उसको लेकर के उस देश की गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्टली तरीके से कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाती है तो उस वो नजर में आ जाती है किसकी, FATF के नजर में आ जाती है, क्योंकि ये अपना ऑब्जर्वेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर करता है। और इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यदि वो कंट्रीज को या तो ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाए तो उसको जितना भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा होता है उसमें या तो कटौती कर दी जाती है या तो फिर उसको उस फंड को पूरे तरीके से रोक दिया जाता है, यानी उसको जीरो कर दिया जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बारे में हम देखेंगे आगे। आगे बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। क्या कहता है अगला आर्टिकल, तो यहाँ पे लिखा गया है UN अनवील द फंड फॉर द पीपल्स इकोनॉमी इन अफगानिस्तान। बहुत चर्चा में चल रहा है भाई, और ऐसा कहा जा रहा है कि UN तो ठीक है अपनी जगह, EU भी बहुत बड़ा सपोर्ट करने जा रहा है, एड फंड दिया जाएगा। और कल के दिन आप लोगों ने सुना ही है कि मॉस्को जो मीटिंग हुई थी जिसमें 10 मेंबर्स कंट्रीज ने वर्चुअली तरीके से पार्टिसिपेट किया था इसमें, किसके साथ में, तालिबान के साथ में वर्चुअली तरीके से यहाँ पे मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया, और उसमें इंडिया भी अब ये राजी हो गया है, यानी इंडिया भी ये मान रहा है कि भाई अब जो रियलिटी है उसे हमें तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आज के एडिटोरियल पेज में भी इस चीज को लेकर के बातों को कवर किया गया है कि इंडिया को भी उन सारी रियलिटीज को हम मानना ही पड़ेगा जो चीजें हमें वहां पे 15 अगस्त 2021 के बाद से हालात हमें देखने को मिले। और उसके बाद में कल इंडिया ने यह भी कहा कि हम उन्हें वीट भी सप्लाई करेंगे, गेहूं का सप्लाई करेंगे। उसके बाद में काफी फंड के बारे में बात की गई है कि ऐड दिया जाएगा अफगानिस्तान को ताकि वहां से फाइनेंशियली जो क्राइसिस चल रहा है उससे वो निकल करके बाहर आ सके। अब यहीं पर देखिए जर्मनी भी क्या कह रहा है कि भाई जर्मनी ने ये प्लान किया है कि $58 मिलियन जो है वो हम अफगानिस्तान को डायरेक्ट कैश के फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे सर, ताकि वो अपनी क्रिटिकली कंडीशन से धीरे धीरे करके बाहर आ सके, है ना। फाइनेंशियली सपोर्ट जो है, खाने पीने के लिए यहाँ पे मतलब बहुत हालत खराब है अफगानिस्तान के अंदर। तो इन अफगानिस्तान के संकट से निकालने के लिए उनको इस तरीके की स्टैबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे पीस को मेंटेन करने के लिए हम बार बार उनसे वर्चुअली तरीके से क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ताकि हम उनको ये सपोर्ट करके उनसे ये कह सके कि भाई अब आपको टेररिज्म को अपने देश के अंदर क्या करना है, खत्म करना है। पीस और स्टैबिलिटी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। आगे बात कर लेते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। और क्या कहा जा रहा है भाई कि नीड स्ट्रैटेजिक जो रिजर्व्स है ऑफ द कोल एंड गैस, इसको बढ़ाना की बात यहाँ पे की जा रही है भाई, है ना। कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप कोल और गैस के रिजर्व्स को बढ़ाएंगे उतना ही इलेक्ट्रिसिटी आपके आपके यहाँ पे
मिलते रहेगी, क्योंकि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरीके से कोल क्राइसिस है ना, या जो कोल क्रंच, ऐसे कुछ स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहे थे। फिर उसके बाद में हमारे जो माइनिंग मिनिस्टर हैं, हमारे जो फ्यूल मिनिस्टर हैं, या हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई कि आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत के अंदर बहुत बड़े लेवल में कोल और गैस का रिजर्व है, तो आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का भी इसी तरीके का स्टेटमेंट आता है कि भाई कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, और इन बातों पे आप बिल्कुल भी फोकस ना करें कि जो जिस तरीके की मार्केट में हवा फैली हुई है कि भाई कि अब देश के अंदर इतने हालात बुरे हो गए हैं, कोल क्रंच देखने को मिलने वाला है, वह जो इलेक्ट्रिसिटी कटिंग जो है वो हमें देखने को मिलने वाली है। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। क्या बोला गया है कि ये बोला गया है कि भाई हमें कोल और जो गैस के रिजर्व्स हैं उनको हमें बढ़ाना होगा। यहाँ पे इस मुद्दे को लेके बात कही गई है। आगे क्या देख सकते हैं आप, इंडिया की बात की जा रही है। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर है इंडिया आज की डेट में। तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ 79% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयले से बनती है सर, है ना। तो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर, और उसके बाद में बात करें विद वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व्स, मतलब खरीदने के मामले में इंडिया सेकंड पोजीशन पर आता है, और रिजर्व करने के मामले में फोर्थ पोजीशन पर आता है। लार्जेस्ट रिजर्व्स मस्ट आल्सो द compete द सप्लाईज विद द चाइना, और चाइना के अंदर भी इसी तरीके के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल क्या बोलता है हमारा, तो आप आ जाते हैं एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पे आज कुछ खास नहीं है, वही बात की गई है इन दोनों आर्टिकल में कि हमने जो टारगेट है उनको अचीव किया। 100 करोड़ का जो वैक्सीन का जो प्रोग्राम था उसको हमने अचीव कर लिया है, और थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम बात करेंगे सेकेंड डोज। और इस चीज को लेकर के यहाँ पे मोदी जी ने सभी की तारीफ करते हुए ये कहा है कि भाई कि जितने कम समय के अंदर हमने फास्टली तरीके से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है जिसको कहा गया है आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि वैक्सीन को किसने बनाया है भाई, वैक्सीन को भारत ने ही बनाया है। और एक और चीज मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग यदि कोई कर रहा है आज की डेट में, वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, तो ध्यान रखना आंसर है इंडिया। क्लियर। वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री की यदि हम बात करें तो इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रहा है। प्लस प्रोग्राम तो चला ही रहा है वैक्सीनेशन के भारत के अंदर, लेकिन वैक्सीन को बड़े लेवल पे ये इंटरनेशनल मार्केट में क्या भी कर रहा है, सप्लाई भी कर रहा है। मतलब हम हमारी पूर्ति तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में हम पूरे वर्ल्ड में भी अभी हम वैक्सीन को सप्लाई कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक डेटा आया था जिसमें लगभग कुछ 663 जो लाख जो वैक्सीन है वो अभी तक हमने लगभग कुछ 100 देशों को आसपास में हमने सप्लाई कर दी थी। लेकिन सेकेंड वेव जैसी आया तब हमने इस वैक्सीन के एक्सपोर्ट को थोड़े टाइम पीरियड के लिए हमने रोक दिया था, लेकिन इसको वापस से रिज्यूम करने की बात भी यहाँ पे की गई। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि आत्मनिर्भर भारत के तहत ये सारे काम हमने किए हैं। कोविशील्ड आप लोगों ने सुना ही होगा, कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको बनाया जा रहा है आधार पूनावाला के द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और दूसरा कोवैक्सीन के बारे में आपने सुना कि भारत की इंडिजिनियसली जो मेडिसिन है, वैक्सीन है, उसको बनाया गया भारत बायोटेक के द्वारा। तो ये सारी चीज। और थर्ड स्पुतनिक की अब बात यहाँ पे हो रही है कि स्पुतनिक वैक्सीन को भी लेकर के आ गए, जो कि स्पुतनिक लाइट के नाम से यहाँ पे लोगों को मिलते हुए दिखेगी, या फिर लोगों को वैक्सीनेट करेंगे और इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे हमारी नेबर कंट्रीज को। आपको क्वेश्चन ये बताना है, क्वेश्चन का आंसर ये बताना है कि भारत ने सबसे ज्यादा वैक्सीन को तो मैन्युफैक्चरिंग किया, लेकिन भारत ने सबसे ज्यादा वैक्सीन किस कंट्री को सप्लाई की है भाई, आपको इसका आंसर बताना है। विच कंट्री लार्जेस्ट नंबर ऑफ वैक्सीन इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, तो ये आपको बताना है कि किसको सबसे ज्यादा हमने वैक्सीन को सप्लाई किया है। यहां पे वही बात की गई है
है ना, एंगेजिंग द तालिबान, और यही चीज को लेकर के बात की गई है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था न्यू रियलिटी इन अफगानिस्तान, जो हो गया है अब उसे हमें क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, और उस उसे सुधारने के लिए काम करने की जरूरत है। इस चीज को लेकर के यहाँ पे ये आर्टिकल बोला जा रहा है, और इसमें इंडिया की भी बात की गई है कि कल इंडिया ने जिस तरीके का वर्चुअली तरीके से यहाँ पे सारी चीजों को एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि भाई कि अब हम तालिबान को सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली तरीके से भी, और फूड ग्रेन्स के हिसाब से भी हम उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज अब आगे आती जा रही हैं इनको सपोर्ट करने के मामले में। तो यहाँ पे ये कहता है आर्टिकल, और उसके बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अगले आर्टिकल पे, अगले एडिटोरियल पेज पे क्या कहा जा रहा है। कल के दिन आप लोगों को पता होगा 21 अक्टूबर जो था वो एक डे के रूप में भारत के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको कहा जाता है पुलिस कॉमेमोरेशन डे बोला जाता है, स्मृति दिवस कहा जाता है, इसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई भारत में सबसे ज्यादा पुअर कंडीशन में भारत की जो पुलिस है, इनकी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। क्यों ना कहीं वो सेवा देने के मामलों में वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं, लेकिन सरकार उनको उस तरीके का क्या नहीं दे पाती है, कंपनसेशन नहीं दे पाती है, या उन्हें किसी भी तरीके का रिवार्ड्स नहीं देती है। इससे उनकी कंडीशन भारत के अंदर बहुत खराब हो गई, मतलब एक पुअर कंडीशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसके लिए सरकार को ये कहा जा रहा है ऑथर के द्वारा कि भाई कि इस स्मृति दिवस को हमें कुछ नए तरीके से क्या करना चाहिए, मनाने की जरूरत है, ताकि हम उन परिवार को या जिन जिन लोगों ने अपने घर के मेंबर्स को इन सेवाओं को देने के मामले में खोया है, उनको हम उनका वैसा रिटर्न कर सकें, मतलब उनको हम कंपनसेशन दे सके। जैसे कई सारे स्टेट के अंदर ये कहा गया है कि दिल्ली तमिलनाडु के अंदर यदि किसी पुलिसमैन की यदि डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो उसे एक्स ग्रेशिया दिया जाता है लगभग कुछ 1 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि भाई कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए स्टेट के साथ मिल करके। तो ये चीजों को लेकर के यहाँ पे कहा जा रहा है। तो कौन सी डे को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। 21 अक्टूबर के दिन इसको मनाया जाता है ना। क्या बोला जाता है, मैं वो डे यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इन मेमोरी दिस द अदर ऑफ द कॉलेजेस स्किल्ड पुलिस फोर्सेस स्टेट सेंटर ऑब्जर्व October 21 पुलिस कॉमेमोरेशन डे। इसके तहत यहाँ पे बात की गई है, और इस साल यानी लास्ट ईयर की हम बात करें तो लगभग कुछ 377 जो सोल्जर्स और पुलिस वाले हैं वो अपनी सेवाओं को देने में क्या हो गए, वो मतलब अपने फर्ज को निभाते निभाते उनकी मृत्यु हो गई है। ये सारी चीजों को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेज की तरफ। क्या कहता है हमारा अगला पेज, अब हम हमारी स्लाइड्स को एक एक करके देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट सेज द फार्मर हैव राइट टू प्रोटेस्ट। आपको अपनी बातों को रखने का अधिकार है, राइट टू स्पीच, राइट टू, आपको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। तो इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। द रूलिंग जो came after the जो petition was the filled in the Supreme Court highlighting the problems caused by the protests which led the roadblock and traffic problems। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है उन फार्मर्स को कि भाई आपका सरकार के अगेंस्ट में अपनी बातों को रखना लाजमी है। आप अपनी बातों को खुल करके रख सकते हैं, या सरकार के जितने भी रूल्स हैं या सरकार के कार्य जो हैं उनके उनके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं, आपको राइट है। फंडामेंटल राइट में ही ये सारी चीजें आपको दी गई हैं।
लेकिन उसका एक तरीका होगा। तरीका क्या है कि आप उन सारी चीजों को लेकर के मैदान में प्रोटेस्ट करिए भाई। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू प्रोटेस्ट, एक्सप्रेस डिसेंट, बट विद द ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द सर्टेन ड्यूटीज। आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं, पब्लिक प्रॉपर्टी पर बैठ करके आप क्या ना करें, उसे ब्लॉक ना करें, उसे रोके ना, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं, इकोनॉमी लॉस हो जाती है कई बार। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे कहा गया है। अब आपको ये सारी फ्रीडम किसके अकॉर्डिंग मिलती है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आर्टिकल 19 जो है वो कन्फर करता है अपॉन द सिटीजन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द आर्टिकल 19(1)(a। मतलब 19 आर्टिकल में कुछ आपको फ्रीडम्स दी गई हैं, उन फ्रीडम्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कहा जाता है 19(1)(a में कहा जाता है कि भाई राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म अंडर। ये कहा जाता है कि भाई कि आपको अपने फ्रीडम, आपको आजादी है, आपको फ्रीडम है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी है, आपको बोलने का अधिकार है ना, आपको असेंबल होने का अधिकार है। मतलब आप एकजुट होकर के पीसफुली तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी आवाज को रख सकते हैं, ये कहा गया है। लेकिन विदाउट आर्म्स, मतलब बिना हथियारों के, ये बात कही जा रही है भाई। आर्टिकल 19(1)(b क्या कहता है, दिस राइट इज द coercion enable where the citizen assemble peacefully protest against action for the inaction of the state। मतलब आप सरकार के खिलाफ पीसफुली तरीके से असेंबल होकर के आवाज उठा सकते हैं, ये आजादी है आपके पास। राइट टू फंडामेंटल, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जिसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं भाई, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज का गलत फायदा उठाएं और गलत तरीके से आप प्रोटेस्ट करना शुरू करें। इन अ डेमोक्रेसी द राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड पीसफुल प्रोटेस्ट, जिसमें बात की जा रही है थ्रेशोल्ड द मस्ट द इनकरेज ऑफ द रिस्पेक्टेड। क्लियर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भाई, आर्टिकल 19(2) में ये कहा गया है कि इम्पोज इन द इंटरेस्ट द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ पुलिस रेगुलेशन। मतलब लेकिन ये उस चीज के अगेंस्ट में तब हो जाती है जब वो बात किसके अगेंस्ट में हो जाए, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को लेकर के जब हो। तो फंडामेंटल राइट्स डू नॉट लाइव इन द आइसोलेशन। मतलब वो उस चीज को लेकर के क्या नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा भाई। तो ये कहता है आपका आर्टिकल 19। प्रोटेस्ट करिए, लेकिन प्रोटेस्ट करने का अपना एक तरीका होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा आर्टिकल के अंदर कि भाई कि अब आपको दोबारा से इस चीज को लेकर के अवेयर नहीं किया जाएगा, या दोबारा से आपको इस चीज को लेकर के समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, ये कहा गया है एडिटोरियल में, आर्टिकल में। अब यहाँ पे फिर हम देखेंगे पीएम टू अटेंड द क्लाइमेट मीट इन ग्लासगो। इसके बारे में हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब आप ही बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं आपसे क्या क्या चीजें पूछने जा रहा हूं, आपको बताना है कि इसकी फर्स्ट कोप कब हुई थी, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसके बाद में लास्ट कोप की बात करें, यानी कोप 25 की बात करें, तो ये कहाँ पे हुई थी, ये आपको बताना है। क्लियर। और इंडिया के अंदर पहली बार ये कोप कब कराई गई, तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करने हैं, है ना। क्लाइमेट चेंज समिट की बात चल रही है, तो अभी राइट नाउ ये ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर होने जा रही है, यूके के अंदर, जिसको कोप 26 के नाम से जाना जाएगा। लेकिन आपको मैं एक और चीज यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यूके तो इसे होस्ट कर ही रहा है, लेकिन साथ में इसकी पार्टनर कंट्री है इस बार की इटली। इटली इस बार को होस्ट करेगा यूके के साथ मिल करके क्लाइमेट चेंज समिट को लेकर। क्लियर। अब यहाँ पे क्या की जा रही है बात, जॉनसन ये कह रहे हैं भाई पीएम मोदी के साथ मिलकर के कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई ज्वाइंटली क्या, वन वर्ल्ड वन सोलर एंड वन ग्रिड को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। अब ये एजेंडा है क्या एक्चुअल में, वो देख लीजिए भाई। तो इस तरीके से आपको कुछ पिक्चर देखने को मिलेगा, और ये पूरा वर्ल्ड का कॉन्टिनेंट में आने वाली कंट्रीज हैं, जिनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा इन इलेक्ट्रिसिटीज वायर्स के थ्रू। और इसमें यह कहा गया कि
क्या बातें रखी गई हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। क्या लिखा गया है लाइन में, द सन नेवर सेट्स, मतलब यहाँ पे ये चीजें क्यों कही गई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब सन की रेज डायरेक्टली एक हिस्से पर पड़ती है, मान लीजिए कि ये सन है और उसकी जो रेज है वो अर्थ पर क्या हो रही है, डायरेक्ट पड़ती है, तो जब इसकी रेस यहाँ पे पड़ेगी तो इसका कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपको पहले तो क्या होगा, गर्म रहेगा, मतलब यहाँ पे पूरे टाइम दिन रहेगा, धूप रहेगी। तो उस टाइम पीरियड में इस वाले हिस्से में हम सोलर पैनल को पूरा कनेक्टिविटी हम बना ले और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक वायर को अंडर वाटर हम यहाँ पे केबल के थ्रू दूसरे देशों के साथ में कनेक्ट कर ले। मतलब अब यहाँ पे तो क्या हो रही होगी, रात हो रही होगी, तो ये वाले हिस्से को हम कनेक्ट कर लें इनके इन वाले एरिया से, और ताकि हम यहां से इस इलेक्ट्रिसिटी को सोलर पैनल से हम प्रोड्यूस करके इन वाले एरियाज में पहुंचा सके। फिर 12 घंटे बाद यही कंडीशन इधर वाले पार्ट में आएगी। जब इधर वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और इधर वाले पार्ट में अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, तब ये वाली कंडीशन से ये वाले तारों से वापस से हम उन इलेक्ट्रिसिटीज को ये वाले रीजन में हम पहुंचाएं। तो इसीलिए इस लाइन को मेंशन किया गया है कि द सेट जो है, द सन जो है, नेवर सेट्स, मतलब हम उसे डूबने ही ना दे, है ना, ये वाली बात की जा रही है। मतलब हम 24 घंटे ही क्या बनाए, बिजली बनाए। बिजली बनाने का तरीका कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा कि आपको आपस में इंटरकनेक्ट होना होगा, और जब आपके यहाँ दिन होगा तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करिए, और रात वाली जगह पे क्या करिए, उससे पहुंचाइए, और जब दूसरी जगह होगा तब वो वाली कंट्री दूसरी कंट्रीज के तहत उस इलेक्ट्रिसिटी वायर के तहत क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट के तहत उन्हें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। तो ऐसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम काम कर सकते हैं। तो इसी को ही तो कहा गया है, इंडिया एंड द यूके लाइकली टू अनाउंस द ज्वाइंट डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे बात की गई है भाई, सन तो एक ही है, ठीक, और जो पूरी दुनिया है इसको भी एक होना होगा, और हम सब मिल करके इस एक सन से वन ग्रिड, यानी एक एनर्जी, हम एक जैसी एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं आपको। ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लगा करके हम इलेक्ट्रिसिटी को पूरे दिन भर हम क्या करें, बना सकें। तो वन ग्रिड यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, तो यही है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अपकमिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी स्कोप 26 में इसका इनिशिएटिव फिर लेकर के आया जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि वन नेशन वन सन वन वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, इसको 2018 में लाया गया था, और मोदी जी का ये कॉन्सेप्ट था, जिसको लेकर के यूके ने इस इनिशिएटिव को वेलकम किया, और इसके बारे में कहा कि भाई कि ये प्लान बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा कि ब्रिटिश हैव कॉल्ड, और इसको क्या कहा जाएगा भाई, ग्रीन ग्रिड भी कहा जाएगा। मतलब इसका दूसरा नाम किस नाम से जाना जाएगा, ग्रीन ग्रिड, क्योंकि ये एक तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी का क्या है, प्रोसीजर है, रिसोर्सेज है, जिसके बारे में कहा जा रहा है। द आइडिया बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाइंग द सोलर पावर जो अक्रॉस द ग्लोब है, जिस तरीके से मैंने आपको मैप में या पिक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि आपस में एक दूसरे को कनेक्ट होना होगा, और जैसे ही सन आपके एरिया में आए, आप अपनी सोलर पैनल को शुरू करके, यानी पैनल लगा करके, ज्यादा से ज्यादा पैनल लगा करके उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस स्कीम है ये, जिसको अप्लाई करना चाहिए। इट हैज टेकन अंडर द टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम, और ये वर्ल्ड बैंक के अंदर किया जाएगा, और इसमें जो साइड जो सपोर्टर होगा वो कहलाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्योंकि बनाया ही इसीलिए गया था इसको 2015 के पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट के अंदर। इसमें क्या होगा, फार ईस्ट द इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओ एंड कंबोडिया, इस तरीके से एक दूसरे से कंट्रीज को क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे भाई। उसके अलावा वेस्ट कवरिंग द होगा, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन होगा। ये तीन फेजेस में प्लान होगा। फर्स्ट फेज में क्या होगा, इट विल द इंटेल द इंटर कनेक्टिविटी विद इन द एशियन कॉन्टिनेंट को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद में अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, और थर्ड फेज में क्या किया जाएगा, अबाउट द ग्लोबल
इंटरकनेक्शन, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पर हम इस तरीके की कनेक्टिविटी को क्या कर देंगे भाई, फैला देंगे आपस में। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, फैला देंगे। इसी को ही वन वर्ल्ड, वन सन और वन ग्रिड कहा जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो भाई मोदी जी ने यहाँ पे सभी को बहुत बहुत क्या दी है, बधाई दी है, बहुत अप्रिशिएट करते हुए ये कहा है कि भाई जिस जिस तरीके से सब लोगों ने भारत की जनसंख्या ने या भारत के पॉपुलेशन ने जिस सहयोग से या जिस कंट्रीब्यूशन से काम किया है, खास करके फ्रंट वर्कर्स या फ्रंट लाइनर्स जिन्होंने काम किया है, डॉक्टरों को सलूट करते हुए ये कहा है कि भाई डॉक्टरों ने बहुत ही बड़े लेवल पे काम किया है, वैक्सीन को प्रिपेयर किया है, और उसका नतीजा आप ये दे सकते हैं कि 9 मंथ के अंदर हमने 100 करोड़ जो डोजेस हैं वो लगा दिए हैं, यानी 1 बिलियन डोजेस हमने जो डोज वाला जो प्रोग्राम है इसको कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अभी भी चल रहा है लगभग, क्योंकि 135 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है जिसको हमें वैक्सीनेटेड करना है दोनों डोजेस के साथ में। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भाई जो कल का 100th करोड़ का जो डोज था वो किसको लगाया गया है भाई? तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात तो ये कहाँ पे लगाया गया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर लगाया था। वो 100 करोड़ का जो डोज था किसको लगाया गया है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर एक हैंडीकेप पर्सन को वो 100 करोड़ का जो डोज है उसको लगाया गया। अरुण राय उनका नाम है, जिनको प्रधानमंत्री जी के सामने वो 100 करोड़ का यानी 1 बिलियन डोज जो है, 100th करोड़ का जो वो डोज था वो इस पर्सन को लगाया गया है ना। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि उस समय इनोग्रेशन भी था। कुशीनगर वाला पार्ट आप लोगों को याद आ रहा हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये वहीं पर मौजूद थे और इस ये डोज उन्हीं के सामने लगाया गया। क्लियर? तो ये चीजें आपको कुछ याद रखनी है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और उत्तर प्रदेश के अंदर इसको लगाया गया। किसको लगाया गया है? तो एक हैंडीकैप पर्सन को लगाया गया है जिनका नाम है अरुण रॉय। ठीक है, चलिए आगे बात हम कर लेते हैं। डू यू वांट टू रिविजिट ₹8 लाख स्लैब फॉर द ईडब्ल्यूएस कोटा? सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है गवर्नमेंट से कि भाई क्या आपको लगता है कि आपको फिर से इसको रिविजिट करने की जरूरत है? ऐसा कहा जा रहा है भाई। अब ये ईडब्ल्यू एस कोटा है क्या, इसको आप समझ लीजिए भाई। ईडब्ल्यू एस कोटा, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन किया है भारत की सरकार के साथ कि भाई कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है ईडब्ल्यू एस, प्रोवाइडिंग द 10% कोटा ऑफ पब्लिक जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब सरकार के द्वारा इसको 2019 के अंदर लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि इन इकोनॉमिकल वीकर वीकर सेक्शन जो है इनको 10% का अलग से क्या दिया जाएगा, कोटा दिया जाएगा। और इसकी स्लैब को रखा गया था कि भाई कि जिनकी इनकम, एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर आएंगे। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप क्या इस चीज को करेक्ट करने के लिए फिर से रिविजिट करना चाहेंगे? फिर हम बात करें कि 10% ईडब्ल्यूएस कोटा वाज द इंट्रोड्यूस अंडर द 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ध्यान रखना, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है क्योंकि इससे रिलेवेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अमेंडमेंटिंग द आर्टिकल 15 एंड 16, किसमें आर्टिकल में, किस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया है तो वो आपको याद रखना है। और कौन से वाले उसमें किया गया है? तो आर्टिकल 15(6) एंड आर्टिकल 16(6) में इकोनॉमिकली रिजर्वेशन को लेकर के यहाँ पे बात की गई है, किस तरीके से उनको जॉब्स में और एडमिशन में इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के तहत उनको क्या दिया जाएगा, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे 50% रिजर्वेशन की पॉलिसी ऑलरेडी। इट वॉज द इनेक्टेड promoted the welfare of the poor not covered by the 50% reserve policy।
50% का जो कोटा है उसमें पुअरों के लिए किसी भी तरीके की जगह नहीं है, यहाँ पे ये बात की जा रही है, क्योंकि इसमें अपर क्लास वाला जो है, जनरल कैटेगरी में भी इस कई ऐसे लोग होते हैं जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे बात की गई है। लेकिन ये जो 50% कोटा है वो तो कहीं ना कहीं किस चीज को लेकर के है, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी को लेकर के है। तो इसमें इकोनॉमिकली वीकल सेक्शन को लेकर के यहाँ पे टारगेट नहीं किया गया। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने 103 जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट एक्ट है, उसको 2019 में पास किया, और उन्होंने कहा कि इसको प्रोग्रेसिवली तरीके से इसको अप्लाई किया जाएगा। क्लियर? एड्रेस द इशू एजुकेशन एंड इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया, और ये खत्म करेगा इनइक्वालिटी को इंडिया के अंदर। यहाँ पे इस चीज को लेकर के बात कही जा रही है, और कोई भी पुअर फ्रॉम क्या नहीं होगा, अपर कास्ट के अंदर नहीं होगा। इसके बारे में जो बात कही जा रही है कि भाई किसी भी तरीके का भेदभाव यहाँ पे फिर नहीं होगा, ये चीज को लेकर के मेंशन किया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। आगे बात कर लेते हैं, यूके इंडिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टू कीप पीस एंड स्टेबिलिटी। तो इंडिया और यूके के बीच में हर साल एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज होती है जिसको हम बोलते हैं कोंकण एक्सरसाइज। क्या नाम दिया गया है? बिगेस्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज कोंकण शक्ति। ध्यान रखना, कोंकण शक्ति एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज होने जा रही है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। अब आपको बताना है कि भारत की तरफ से किस शिप का इस्तेमाल किया जाएगा या एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपको जानकारी देनी है। आगे बात कर लेते हैं इसके आगे क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी होना चाहिए। द बायलेटरल कोंकण एक्सरसाइज इज अ नेवल एक्सरसाइज। पहली बात तो आपको याद रखना है, ये कैसी एक्सरसाइज है, तो नेवल एक्सरसाइज है, कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। क्लियर? और द कोंकण सीरीज एक्सरसाइज वाज स्टार्टेड 2004, और इसकी शुरुआत 2004 में की गई है। क्लियर? होस्टेड बाय द रोटेशन ऑफ द बोथ नेवीज, और हर साल इसका रोटेशन चलते रहता है ना। और इसकी बात करें, इसके अलावा और कौन सी एक्सरसाइज यूके और इंडिया के बीच में होती है, तो इंद्रधनुष एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है। अजय वॉरियर अभी रिसेंटली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन दोनों देशों के बीच में कंडक्ट कराई गई। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं हम, पाकिस्तान रिटर्न ऑन द FATF ग्रे लिस्ट अगेन। तो यहां पे आप लोगों को पता होगा कि जून मंथ 2018 से ही पाकिस्तान जो है FATF की टारगेट लिस्ट के अंदर रहता है, और वो है ग्रे लिस्ट। और ये क्यों जारी की जाती है, तो एक और चीज ध्यान से समझ लीजिए भाई, क्या होता है कि वो देश जो अपने देश के अंदर टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए किसी भी तरीके के प्रोटोकॉल या किसी भी तरीके की स्ट्रिक्टली गाइडलाइन को नहीं बनाते हैं, और कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के कामों में बहुत तेजी से इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन देशों पर इस FATF की बराबर से नजर रहती है कि कौन सा देश इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनके कंजर्वेट के लिए काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता ही है कि पाकिस्तान में तो वैसे भी बहुत UN के डेजिग्नेटेड क्या है, टेररिस्ट ग्रुप है। यहाँ पे देख सकते हैं, पाकिस्तान ने कभी भी इनको नहीं रोका है। UN डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप्स विच द इंक्लूड लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, अल कायदा, है ना, इन 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 लोगों के लिए टेरर फाइनेंसिंग करने का काम करते हैं। और जितना भी फंड इनको मिलता था अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, इन सारे बैंकों से जितना भी इनको रिलीफ फंड मिलता था, वो कहीं ना कहीं टेरर फाइनेंसिंग को लेकर के जाता था, है ना। तो ये उसे रोकने के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से FATF ने इनको अपनी जो दो अलग अलग कोड जो लिस्ट है उसमें शामिल कर रखा है। तो अब आप बोल सबको ये लग रहा होगा कि सर इन्होंने फिर अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया, तो इससे क्या बेनिफिट होंगे, मतलब इससे क्या चीजें सुधर करके आएंगी। तो इससे ये चीज आएगी कि जब कोई इंस्टीट्यूशन या कोई इन्वेस्टर जब फंड को इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब जाएगा उस नेशन में, तो वो उससे पहले FATF की लिस्ट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि भाई कहीं वो कंट्री उसकी हिट लिस्ट के अंदर तो नहीं है, और उसको मिलने वाला जितना भी फंड है, डोनेशन है, सॉरी,
वो कहीं ना कहीं उन उन कंट्री से या उन इंस्टीट्यूशन से मिलना बंद हो जाता है, मतलब उस पर रोक लग जाती है। और इससे उस देश के अंदर फिर क्या होने लगता है कि इकोनॉमिकली तरीके से दिक्कतें आने शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं टेरर फाइनेंसिंग को लेकर के बहुत एग्रेसिवली तरीके से काम करते हैं। तो ये है एफएटीएफ का काम। तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को देखते हुए या उसे रोकने के लिए ये अपनी एक ऑब्जर्वेशन लिस्ट निकालती है, जिसको हम एफएटीएफ कहते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कब बनाया गया था? तो G7 के कंट्रीब्यूशन से इसको बनाया गया था। G7 आप सभी को पता होना चाहिए, डेवलप कंट्रीज का एक ग्रुप है। इसके रिकमेंडेशन पे या इसकी इसकी ही सिफारिश पर इसको बनाया गया। 1989 में इसको बनाया गया। इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश आपस में मिल करके क्या करती है, इस पे काम करती है। हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबरशिप की बात करें तो एफएटीएफ के अंदर करेंटली 39 मेंबर आती हैं, जिसमें से 37 कंट्रीज हैं और टू क्या है इसके अंदर, टू है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से पहला है यूरोपियन यूनियन और दूसरा है जीसीसी, यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इसके अंदर आता है। और एक और लाइन जिसको मैंने यहाँ पे बहुत डार्क किया हुआ है वो क्या है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द एफएटीएफ, यानी इंडिया भी इसका मेंबर है। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है मार्क्वस प्लेयर, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से बिलोंग करते हैं। तो ये चीजें इसके अंदर आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके आगे हम बात कर लेते हैं अगले पेज की तरफ, क्या बोलता है। मैंने आपको बताया कि इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो इसको भी मैंने कवर अप किया है ताकि आप लोगों के पास में प्रॉपर नोट्स बने रहे। तो 1 जनवरी 1958 में ईयू बना। ईयू का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। राइट नाउ 27 मेंबर्स कंट्री है। क्लियर? और अभी रिसेंटली लास्ट मेंबर कंट्री जिसने इससे एग्जिट किया तो वो है ब्रिटेन। ठीक है, आप लोगों को इसे ध्यान में रखना है। आगे बात करें, इसमें दो तरीके की पोस्ट होती है, एक होती है प्रेसिडेंट ऑफ द कमीशन, और ईयू जो कमीशन है उसकी प्रेसिडेंट कौन है, तो उर्सुला वॉन डर लेyen जो कि जर्मनी से बिलोंग करती हैं। एंड प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल यानी यूरोपियन यूनियन काउंसिल के हेड कौन है, तो चार्ल्स माइकल जो कि बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हम बात करें एफएटीएफ की जो दूसरी ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात कर रहे हैं। 1981 में इसको बनाया गया। रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आज की डेट में 6 मेंबर कंट्रीज के अंदर आती हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। चलिए अब आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन। मैंने आपको एनालिसिस में बताया था कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है ना? तो आपको बताना है कि बहरीन और यूएई ने कब रिकॉग्नाइज किया है इजराइल को एज अ स्टेट। आपको ये कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना है। सुप्रीम काउंसिल प्रेसिडेंसी की बात करें तो यूएई के कंट्रोल में है। एंड राइट नाउ इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो नायब बिन फलाह अल हजरफ इसके क्या है, सेक्रेटरी जनरल है, जो कि कुवैत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही। फिर मैंने आपको जो बातें कही वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। क्या? द एफएटीएफ जो है वो क्या करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रीज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में यहाँ पे बात करता है। एंटी टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क को रोकने के लिए काम करता है। ठीक है, इसके लिए ये चीजों को बनाया गया है और ये बहुत ही इफेक्टिवली तरीके से काम करता है ना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर ऑफ द कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स, द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियली सिस्टम, इसको लेकर के यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव है। ये कितनी लिस्ट को प्रिपेयर करता है, तो दो तरीके की लिस्ट को प्रिपेयर करता है। एक होती है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में काफी सारे नाम है, लेकिन आपको सिर्फ याद कौन से रखने हैं, अभी हाल ही में 3 कंट्रीज को शामिल किया है। पाकिस्तान को तो रिटेन ही रखा है। पाकिस्तान कब से इसकी रिटेन कंट्री है, तो जून 2018 से ये अभी तक वहीं पर है। पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई कि अब हमें निकाला जाएगा, लेकिन वो हर बार उसको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर वापस से रख देता है। अभी जिसे शामिल किया गया है वो है जॉर्डन।
इनके नाम आप याद रख लीजिए भाई। और उसके बाद में माली, और तीसरी कंट्री है कौन सी? तीसरी कंट्री में थोड़ा सा मिस कर गया हूँ। तीसरी कंट्री यहाँ पे मैंने आपको बताई, टर्की। यस, टर्की इसकी तीसरी कंट्री है जिसको इसकी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। मतलब अब ये वो तीन कंट्रीज हैं जिनके लिए भी अब फाइनेंशियली जो सपोर्ट है वो मिलना अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, न के बराबर हो जाएगा। ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में क्या होता है कि यदि जो कंट्री ब्लैक लिस्ट के अंदर आ गई पूरे तरीके से, उसको तो किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं मिलता है, यानी उसके चारों जो तरफ है, चारों साइड जो है वो सब बंद हो जाती है। मतलब चारों दीवारों से ये क्या हो जाता है, घिर जाता है, और इसमें जो भी सपोर्ट है वो सब बंद हो जाते हैं। ब्लैक लिस्टेड कंट्री वो बन जाती है। और राइट नाउ अभी दो ब्लैक लिस्टेड कंट्री हैं और आप सभी को पता होना चाहिए, एक है ईरान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। तो अब आप समझ जाइए, अमेरिका से इनके हालात कोई अच्छे नहीं है, इसी चीज को लेकर के इनको ब्लैक लिस्ट के अंदर डाला गया है ना। अब आपको ये जानकारी देनी है कि भाई इन दोनों कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट के अंदर कब शामिल किया गया है। FATF plan is the decision making body of a FATF और it meets 3 times per year। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि FATF की मीटिंग पूरे साल भर में कितनी बार होती है। तो ये कितनी बार बेंच पर आकर के मिलते हैं, तो 3 बार इनकी मीटिंग होती है ना। अब इसके बाद अगली मीटिंग होगी अगले साल। इस साल की 3 मीटिंग हो चुकी है और ये लास्ट मीटिंग थी। क्लियर? तो ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना काफी हमारे सेशन में, है ना। और जो भी आप लोगों को क्वेरीज है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भाई आप लोगों की तरफ से बहुत कंजूसी देखने को मिल रही है, लाइक और शेयर नहीं मिल रहा है मुझे। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए भाई वीडियो को, तभी तो मैं आपको और ज्यादा कंटेंट वाइज आपको बहुत इम्प्रोवाइज करके दे सकूं, है ना। आपको और अच्छे कंटेंट तरीके से की पॉइंट्स आपको मैं दे सकूं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए भाई, ताकि मैं आपको और ज्यादा से ज्यादा इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, है ना। इससे मुझे मुझे मोरल बूस्ट होता है, मुझे एक एनर्जी मिलती है आप लोगों के इस तरीके के सपोर्ट से। क्लियर? तो आज के लिए इतना काफी आज के सेशन में। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।